हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद आरटी। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 15 डे नोट्स रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं और आज उसी नोट्स रिवीजन का हमारा डे 7 है। और आज का टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से आपको सीटेट में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कोलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कोलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंट। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस टॉपिक से सीटेट में आई थिंक 4 या 5 क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, तो इसे ध्यान से पढ़ना है आपको। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को कि इन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहले ना ये बात आपको याद रखनी है, जो कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का इन्होंने सिद्धांत दिया था वो उन्होंने पुरुषों को महत्व ज़्यादा दिया था उसमें, यानी उन्होंने इसको जेंडर बाइज्ड कर दिया था और इस सिद्धांत को जेंडर बाइज्ड थ्योरी भी कहते हैं, क्योंकि इस सिद्धांत में कोलबर्ग ने पुरुषों को ज़्यादा अहमियत दी, महिलाओं को नहीं दी। तो इनकी एक छात्रा थी कार्ली गिलिगन, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि भाई जो कोलबर्ग का जो सिद्धांत है ना उसमें उन्होंने पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया है और नारी को तो बिल्कुल महत्व दिया नहीं। तो थोड़ी सी इसमें कंट्रोवर्सी हुई थी इनकी छात्रा और इनके बीच। अब बात करते हैं सही गलत को पहचानना नैतिकता कहलाती है। तो नैतिकता क्या होती है? जब हम किसी काम को ये पहचान लेते हैं कि ये काम सही है या गलत है, उसको हम नैतिकता कहलाती है। नैतिक तर्क होते हैं, मॉरल डिसीजन लेने के लिए जो थिंकिंग का प्रयोग होता है उसे मॉरल रीजनिंग कहते हैं। तो मॉरल रीजनिंग किसे कहते हैं? जब हम किसी भी वो क्या कहते हैं, फ़ैसला लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दुविधा वाले सिचुएशन में फ़ैसला लेने के लिए हम किसी दुविधा में फंस चुके हैं और अब हम फ़ैसला लेंगे और फ़ैसला लेने के लिए जो हम जिस शक्ति का प्रयोग करेंगे, यानी जो भी हम थिंकिंग करेंगे, उस चीज़ को मॉरल रीजनिंग कहते हैं। क्योंकि अगर हम किसी सुविधा में फंसे हैं और हमें फ़ैसला लेना है तो उसके लिए हमें ना कुछ तो सोचना पड़ेगा कि हमें सही की तरफ जाना है, गलत की तरफ जाना है। तो उसी चीज़ को, उसी तर्क को हम नैतिक तर्क कहते हैं। कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत से इंस्पायर्ड है। यानी जो कोलबर्ग ने अपने नैतिकता का सिद्धांत दिया था वो उन्होंने पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से इंस्पायर होकर दिया था। अगर आपने पियाजे का संज्ञानात्मक विकास नहीं पढ़ा है या फिर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें और उस वीडियो की जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो प्लीज़ एक बार आपको ज़रूर देखनी है वो, और क्योंकि ये भी जो जीन पियाजे वाला टॉपिक है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कोलबर्ग बारा तो है ही। कोलबर्ग ने विभिन्न प्रयोगों के बाद यह बताया कि व्यक्ति में नैतिक विकास मुख्य स्तर से होकर गुजरता है। प्रत्येक स्तर के दो दो अवस्थाएं, यानी उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति में नैतिक विकास होता है उसके कई स्तर होते हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि जो उन्होंने 3 स्तर दिए हैं। अगर हम बात करें कि कोलबर्ग ने व्यक्ति के नैतिक विकास के कितने स्तर दिए, तो उन्होंने 3 स्तर दिए हैं और हर स्तर में 2-2 अवस्थाएं हैं। तो इस तरीके से 6 अवस्थाएं हो जाती हैं और जो स्तर हैं आपके 3 हैं। तो सबसे जो फर्स्ट स्तर है वो पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि सेल्फ के बारे में सोचना होता है, जब हम खुद के बारे में सोचते हैं, जो कि 4 से 10 साल तक के बच्चे में होता है और इसके 2 चरण होते हैं, यानी हर स्तर के 2-2 चरण हैं। और जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसका नाम मॉरल डेवलपमेंट है। ये आ जाता है क्वेश्चन कि कोलबर्ग की थ्योरी का क्या नाम है, तो कोलबर्ग की थ्योरी का नाम मॉरल डेवलपमेंट है या फिर नैतिकता का विकास। यस, तो बात करते हैं स्टेज फर्स्ट की, आज्ञाकारिता और दंड अभिविन्यास यानी पनिशमेंट एज ओबीडियंस। इसमें क्या होता है कि हम बच्चे को दंड के या फिर पनिशमेंट के बेस पर काम कराते हैं। अगर छोटा बच्चा है 4 या 5, कितना था, 4 या 10 साल, हाँ 4 या 10 साल के बीच का बच्चा है, उसको हम होमवर्क देते हैं और वो होमवर्क करके नहीं आता तो उसकी मैम क्या कहती है कि मैं तुझे पनिश करूँगी अगर तू अपना वर्क करके नहीं आया तो। तो इसकी जो स्टेज है वो है कि बच्चे इसमें आज्ञा का पालन करते हैं। और आज्ञा का पालन क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें दंड ना मिले, उन्हें पनिशमेंट ना मिले। इसकी जो स्टेज सेकंड है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि है टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा वाली प्रवृत्ति आती है बच्चों में। इसमें क्या होता है, जैसे कि टिट फॉर टैट की अगर मैं आपको सिंपल सा उदाहरण दूँ, तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ टिट फॉर टैट की। मैं ना ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो एक बार क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़के की बुक फाड़ दी। वो गलती से फटी थी, एक फ्रंट का जो पेज था वो गलती से फट गया और दूसरे ने लेके उसकी सारी नोटबुक है वही फाड़ दी बीच में से। तो इसका मतलब वहाँ पर बच्चों का क्या हुआ, टिट फॉर टैट हो गया कि तूने मेरा एक पेज फाड़ा तो ले मैं तेरी पूरी नोटबुक फाड़ दूंगी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे को तैसा वाली भावना बच्चों में होती है आपके सेकंड स्टेज में। देन सेकंड स्तर आता है पारंपरिक यानी कन्वेंशनल लेवल।
इसमें सोसाइटी के बारे में जो निर्धारित होता है, यानी सोसाइटी हमारे बारे में निर्धारित करती है, जो 10 से लेकर 13 साल की आयु में होता है। इसमें भी आपके 2 चरण होते हैं। जो स्टेजेस हैं, हर स्तर में 2-2 आपको स्टेजेस देखने को मिलेंगी। अब इसकी जो स्टेज थर्ड है वो है अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, यानी गुड बॉय या फिर गुड गर्ल बनना, कि हाँ मैं अपना सारा वर्क डन करके ले जाता हूँ तो मैम मुझे गुड बॉय बोलेंगी, गुड गर्ल बोलेंगी, या फिर मुझे मैम की सारी बात माननी है तो मैं अच्छा लड़का बन जाऊँगी, अच्छी लड़की बन जाऊँगी। तो ये वाली भावना इसमें रहती है बच्चों में। अब जो स्टेज 4 है, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास होती है, यानी लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स आर रूल्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन। इसमें क्या, इस स्तर में या फिर इस स्टेज में बच्चे में क्या भावना आ जाती है कि जो रूल है वो रूल होते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल होते हैं, चाहे आर से पार हो जाए पर हमें रूल नहीं तोड़ना। ये वाली भावना बच्चों में स्टेज इसमें आती है, स्टेज 4 में आपकी। तो आपकी जो ये 2 स्टेज हैं किस में आई हैं, ये आपकी कन्वेंशन लेवल में आई हैं। अब जो थर्ड है आपका स्तर है वह पोस्ट कन्वेंशन लेवल, जिसमें क्या है, उच्चतर आयु सीमा के बच्चे जो कि 13 या फिर 13 से अबव होंगे। इसमें भी आपके 2 चरण रहते हैं। तो इसकी जो फर्स्ट स्टेज है वो है आपकी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन एंड इंडिविजुअल फाइट। और अब बात आती है स्टेज 6 की, यानी उसकी सेकंड स्टेज की, जो थर्ड पीरियड चल रहा है ना, थर्ड स्तर है, उसकी ये दूसरी स्टेज है, जिसमें सैद्धांतिक अंतःचेतना सार्वभौमिक नैतिक प्रमुख अभिविन्यास होता है। इसमें क्या होता है कि यूनिवर्सल एथलेटिक प्रिंसिपल्स, जो ये हमारे, ये तो पता नहीं कौन है, मुझे शायद ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये थोड़ी सी मूछें बना दी है मेरी छोटी बहन ने, इसकी कारीगरी कर दी है। ये महात्मा गांधी है। अब बात आती है हिंज दुविधा प्रयोग का सारांश, यानी कि हिंज है। अब मैं आपको हिंज की कहानी सुनाऊंगी। वो क्या होता है, हिंज एक दुविधा में पड़ जाता है और उसमें वो नैतिक तर्क है उसका यूज़ करता है डिसीजन लेने के लिए। जो अभी हमने पढ़ा था ना कि हम दुविधा में पड़ जाते हैं और हमें दुविधा में हमें डिसीजन लेता है, तो वो नैतिक तर्क रीजनिंग काम आती है वहाँ पे। तो क्या होता है कि हिंज का पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करता है। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, हिंज अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए चोरी करता है, या चोरी करना सही है गलत, यानी हिंज की पत्नी क्या होती है, बीमार हो जाती है। हिंज एक व्यक्ति होता है और उसकी एक पत्नी होती है, जरा हिंज, ये हिंज है, ये इसकी वाइफ है, ये बीमार है और ये यमराज खड़ा है यहाँ पे कुल्हाड़ी लेके। इसमें क्या होता है कि जो हिंज की पत्नी वो बीमार हो जाती है और डॉक्टर कहते हैं कि आपको दवा लानी पड़ेगी, और वो दवा डॉक्टरों के पास नहीं होती, वो दवा एक व्यक्ति के पास होती है जो कि उसने अभी नई नई बनाई है वो दवा, और उसने ना अभी किसी को दी नहीं है, वो अभी उस पर और एक्सपेरिमेंट करना चाहता है। अगर वो देना भी चाहे तो वो बहुत महंगी देता है, तो हिंज के पास इतने पैसे नहीं होते, तो फिर भी वो उससे मांगता है कि प्लीज़ दे दो, मेरी वाइफ मर जाएगी, मुझे अपनी वाइफ की जान बचानी है, आप जितने मेरे पास पैसे हैं आप उतने पैसों में दे दो। अब वो नहीं मानता, वो कहता है मर जाए तो मर जाए, मैं क्या करूँ, मैं तो अपनी दवाई को बहुत महंगा बेचूंगा और मुझ पे ये दवाई। तो जब वो रात होती है तो वो तो सो जाता है जिसने वो दवाई बनाई होती है, और हिंज रात को उसके कमरे में जाता है और उस दवाई को चुरा के ले आता है और डॉक्टर को दे देता है। अब बात यहाँ पे आती है कि जो वैसे हम बचपन से हम पढ़ते हैं कि चोरी करना गलत बात होती है, चोरी करना पाप होती है, बट हिंज ने अब यहाँ पे चोरी की है। अब आप बताना कि जो हिंज ने चुराई है, जो दवा चुराकर उसने अपनी पत्नी को दी है, क्या वो सही किया, उसने गलत किया? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उसने सही किया, क्योंकि जान से बढ़कर तो कुछ होता ही नहीं है किसी के लिए। बट एक तरफ से देखा जाए तो उसने चोरी किया, तो चोरी करना भी गलत बात होती है। तो अब आपको बताना है कि हिंज ने अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए जो चोरी की है वो उसने सही किया या गलत किया है। तो जो कॉलबर्ग का टॉपिक था वो यहीं पे था, इतना ही उसने अपने टॉपिक में बताया, अपने सिद्धांत में बताया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, और नहीं आई हो तो एक बार और देख लेना। मैं ये हर वीडियो में कहती हूँ, क्योंकि मल्टीपल रिवीजन से ही आपकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ होती है। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।